हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं 10th एंड 12th उनके लिए ये वाली वीडियो होने वाली है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एग्जाम में जाने से पहले आज ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे टिप्स कि एग्जाम्स में सीबीएसई बोर्ड में आपको आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं ताकि आपकी आंसर शीट इंप्रेसिव दिखे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वाली टिप्स कि क्या क्या हम लोग सीबीएसई बोर्ड में करें ताकि हमें अच्छे से मार्क्स हम लोग स्कोर कर सके, बिल्कुल टॉपर की तरह। ओके, तो बड़े ध्यान से आपने कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रख के रखना है जब आप अपनी आंसर शीट में आंसर्स को लिखेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपने एग्जाम में अपने साथ एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन और पेंसिल साथ लेकर जानी है। ठीक है, ये तीन चीजें आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा कोई और कलर का पेन या कुछ और आपने हाइलाइटर वगैरह एग्जाम या अपनी आंसर शीट में यूज नहीं करना है। पहली चीज का आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओनली आप ब्लू एंड ब्लैक पेन का ही यूज करेंगे। ठीक है, आपने एक तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ब्लू या फिर ब्लैक पेन का आप लोग यूज करेंगे और साथ में आपको पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब पेंसिल के लिए आपको इरेजर शार्पनर भी चाहिए। ठीक है, तो वो भी साथ लेकर जाना है। ज्योमेट्री बॉक्स पूरा लेकर जाना है, पर एग्जाम में आपने सिर्फ राइटिंग के लिए यही तीन चीजों का यूज करना है। ठीक है, तो अब हम बारी बारी समझते हैं कि हमें कब चीज कौन सी कहां पर यूज करनी है। तो देखिए, समझ लीजिए कि आपकी आंसर शीट है। जस्ट वेट, ये देखिए, मान लीजिए कि आपकी बोर्ड्स की आंसर शीट है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में आपकी आंसर शीट होती है, तो ये आंसर शीट है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो आपका फर्स्ट शीट रहेगी, जो आपका फर्स्ट पेज रहेगा, ठीक है, उसको आपको रिजर्व करना है। किस चीज के लिए? एमसीक्यूज के लिए। मतलब आप क्या करेंगे कि ये आपकी फर्स्ट शीट है। ओके, ये आपकी बोर्ड्स की फर्स्ट शीट है। तो आप यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आप नंबर 1 नंबर 2 कुछ इस तरीके से मार्किंग करेंगे। नंबर 1 नंबर 2 एक लाइन छोड़कर आपने करना है, बात ध्यान रहे। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, देन इधर की साइड 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। तो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज के लिए आपको ये फर्स्ट पेज आपकी जो भी आंसर शीट रहेगी उसका रिजर्व कर देना है। और यहाँ पर आपका जो भी ऑप्शन रहेगा, लाइक फर्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका एमसीक्यू बी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन बी लिखेंगे एंड देन उसके बाद फुल नेम लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि खाली बी लिखकर आ जाते हैं, सी लिखकर आ जाते हैं, ए लिखकर आ जाते हैं, जो कि रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बी लिखकर पूरा पूरा का पूरा उसका एक्सप्लेनेशन आके देना है कि वो क्या लिखा है, वो जो वर्ड एमसीक्यू में लिखा है वो आपने सेंटेंस पूरा लिखना है। ओके, देन सेकंड में आपने क्या करना है, फिर मान लीजिए सेकंड का ऑप्शन सी है, तो आप सी लिखकर इस तरीके से ब्रैकेट में, देन उसके बाद उसकी जो स्टेटमेंट गिवन है आपका एमसीक्यू में वो आपने लिखनी है। इस तरीके से फ्रंट पेज आपका एमसीक्यू का रिजर्व हो जाएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, अब इसके बाद होता क्या है बच्चों कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 20 तक जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर देते हैं। ओके, 21 स्टार्ट करेंगे, देन 22 स्टार्ट करेंगे, देन 23 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आप सीक्वेंस से चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर लेकिन बच्चों आप ये बताइए, 20 मार्क्स तक आपके एमसीक्यूज होते हैं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शीट तो आपने रिजर्व कर दिया। ओके, जब आपको एमसीक्यू याद आएगा या जब भी आपको लग रहा है कि पहले एमसीक्यू करूं या बाद में एमसीक्यू करूं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू सबसे लास्ट में करने चाहिए। ठीक है, पहले आप एमसीक्यू पर अपना टाइम मत खराब कीजिए, आप फर्स्ट शीट को रिजर्व कर दीजिए एमसीक्यूज के लिए। देन सेकंड शीट पर आप अपना 21 या 22 या 23 जो भी क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट कीजिए। और ध्यान रहे कि 21, 22, 23 ये जो क्वेश्चन आपके ये सेक्शन 2 के अंदर आते हैं। ओके, सेक्शन बी के अंदर आते हैं, सॉरी। तो आपने ध्यान रखना है कि आपको इनमें से पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको ज्यादा अच्छे से आते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए जो आपको आते हैं। इवन पूरे पेपर में 21 के बाद जो भी क्वेश्चंस आपको पहले आ रहे हैं, पहले आप उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कहते हैं कि आप सीक्वेंस से चल रहे हैं और पहला आपको 21 अगर आपको नहीं आ रहा तो आपने आधे ज्यादा टाइम उसी पर लगा दिया उसको समझने में। अगर नहीं आ रहा है तो स्किप कीजिए, 22 पर आ जाइए। अगर आपको 22 भी नहीं आ रहा तो उसको भी स्किप कीजिए, 23 कीजिए। देन आपको 23 अगर आ गया है तो 24 पर चेक कीजिए वो आपको आता है, नहीं आ रहा है तो उसको भी स्किप करके आगे बढ़िए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन पेपर में सर्कल पेंसिल से मार्क कर लीजिएगा कि अब ये वाले क्वेश्चन आपके पेंडिंग आपको करने हैं। ओके, तो पूरे पेपर में पहले आपको वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जो आपको लगता है 100% आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि आप एक काम कीजिए, अपने क्वेश्चन पेपर को ना, आप अपने क्वेश्चन पेपर को स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन पेपर को आप डिवाइड करेंगे
स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। आप ऐसा मान लीजिए ये आपका पेपर है, ठीक है, आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, इसको आपने 3 स्टेजेस में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। फर्स्ट स्टेज में आप वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है, जिसमें आप 100% श्योर हो, 100% श्योर हो कि मुझे आते हैं, पहले वाले क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में 21 हो सकता है, 25 हो सकता है, 33 हो सकता है, 34 हो सकता है। मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन है जिनमें आप 100% श्योर है, तो आप इन वाले क्वेश्चन को जरूर कीजिए। सारे सेक्शन में से आप वो वाले क्वेश्चन छांट लीजिए जो आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली पूरे तरीके से आते हैं, 100% आप श्योर है कि मुझे आता ही है, तो पहले आप उनको नोट कर लीजिए और उनको आप कर दीजिए स्टेज 1 में, कर दिया। देन इसके बाद स्टेज 2 में आप वाले क्वेश्चन ट्राई कीजिए जो आपने छोड़े थे। अब आप ये देखिए कि फर्स्ट स्टेज में करने के बाद जो क्वेश्चन है उसके बाद मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन मुझे पूरा नहीं आता है, बट हाँ मुझे 50-50 आता है, 50% या फिर 60% मुझे वो पेपर आता है, मतलब क्वेश्चन आता है, पूरा नहीं आता। फिर आप उन क्वेश्चन की लिस्ट बनाइए और उनको करने स्टार्ट कर दीजिए। लाइक वो 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, देन 31 हो सकता है। आपको 3 क्वेश्चन है जिनमें आप 50 या 60% श्योर है कि आपका आंसर 50 या 60% ही सही रहेगा, ठीक है। स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, ध्यान रहे स्टेप्स पूरे पूरे लिखने हैं, शॉर्ट में काम कोई नहीं करेगा, ठीक है। शॉर्ट ट्री में काम करेंगे, मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि इसी तरीके से स्टेज वाइज क्वेश्चन कीजिए। अब आपने करना क्या, स्टेज 3 में, स्टेज 3 में आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं जो अब आपने स्टेज 1 और स्टेज 2 के बाद छोड़े हैं, ये बात आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अटेम्प्ट क्वेश्चन सारे करने हैं, पर स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 की फॉर्म में। स्टेज 1 में हो गया, स्टेज 2 हो गई, स्टेज 3 में वो सारे के सारे क्वेश्चन करो जिनमें आप सिर्फ और सिर्फ 20% या फिर 30% ही श्योर हो पाते हो, या उससे कम आपको नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ आता है। तो क्वेश्चन से कुछ भी जो आपको समझ आ रहा है अपने पास से बनाकर या क्वेश्चन से ढूंढकर, जो भी आपको समझ आ रहा है, एक सेंटेंस 2 सेंटेंस कुछ भी लिखना है, आपने छोड़ना नहीं है, कुछ भी लिखिए, ठीक है। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस में ये बात ध्यान रहे, ठीक है। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन में आपको स्टेज 3 में कुछ ना कुछ लिखना ही लिखना है, चाहे कुछ भी बनाइए, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो समझ में आ रहा है, एक सेंटेंस 2 सेंटेंस एक वर्ड जो भी समझ आ रहा है, आप उसे अटेम्प्ट जरूर कीजिए। तो ये थे हमारे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ठीक है। अब बात आती है कि क्वेश्चन को लिखना कैसे है, ये तो बात होगी क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, अब बात आती है क्वेश्चन को हमें लिखना कैसे है। तो ऑलवेज जब भी आप क्वेश्चन को लिखते हैं तो हमेशा क्वेश्चन को लिखिए पॉइंट्स में, कभी भी बड़े बड़े पैराग्राफ बनाने का ट्राई ना कीजिए। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर जो भी आया है आपको उसकी डेफिनेशन पता है, तो आप उसको कम से कम ऐसे से पॉइंट्स बना लीजिए और पॉइंट में उसका आंसर लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर मान लिया 21 है और इसका आंसर आपको पता है, तो 3 पॉइंट के अंदर आप अपना आंसर यहां पर खत्म कीजिए, ठीक है। मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स में आप उसे खत्म कीजिए, 2 पॉइंट्स में। उसके अलावा अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 4 पॉइंट्स लिखिए, और अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखिए, और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 6 पॉइंट्स। हमेशा 1 पॉइंट ज्यादा लेकर आपने चलना है, ठीक है। 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लिखकर आने हैं आपने, कम नहीं लिखने हैं, एक्स्ट्रा ही लिखने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी बात किस चीज की, ये बात हो गई आपकी कि क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। दूसरी चीज कि जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि किसी चीज के फीचर आपको बताने के लिए आते हैं, ठीक है, या किसी भी चीज के आपको एडवांटेजेस बतानी है, ओके, किसी भी चीज के टाइप्स बतानी है, तो आप क्या करेंगे, टाइप्स, एडवांटेज या फीचर्स। तो पहले आप क्या कीजिए, फटाफट से मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 मुझे गिवन है, इसमें मुझे फीचर्स लिखने हैं, ठीक है, या मान लिया टाइप्स लिखने हैं, कुछ भी एडवांटेजेस कुछ भी लिखनी है, तो आप क्या करेंगे, फीचर्स। मान लिया कि फीचर्स, तो पहले आप फटाफट से क्या करेंगे, फीचर्स इस तरीके से सर्कल कर लीजिए और इसके बाद यहां पर एरो बनाइए। मान लिया कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैंने 1 2 3 4 5 फीचर्स उठा लिए हैं, ओके। जो जो फीचर्स की मुझे हेडिंग पता है, किसी भी चीज के फीचर की मुझे जो हेडिंग पता है, पहले हेडिंग को लिखिए, ठीक है। एक सर्कल बना लीजिए, इसके अंदर नंबर 1 की हेडिंग डालकर वो लिखिए, ओनली हेडिंग, डेफिनेशन नहीं लिखनी है, ओनली हेडिंग। यहां पर आप 2 डालकर हेडिंग लिखिए, यहां पर 3 डालकर हेडिंग लिखिए, यहां पर किसी भी चीज के फीचर की ओनली हेडिंग, ठीक है, कि आप क्या एक्सप्लेन करोगे, क्या है फीचर उसका, तो वो फीचर के ओनली आपने क्या कर लेने हैं, ओनली हेडिंग्स एंड हेडिंग्स लिख लेनी है, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे तो इसके बाद अब आपने करना क्या कि जो आपने सारे के सारे माइंड मैप, ये सब बोलते हैं माइंड मैप, ये जो आपने तैयार कर लिया छोटा सा, अब आप इसको नंबर 1 डालिए, जो आपने हेडिंग 1 लिखी है उसको फटाफट से ऐसे ये लिखने के बाद इसको एक्सप्लेन कीजिए 1 से 2 लाइन में बस। सेकंड लिखिए यहां पर हेडिंग, और लिखने के बाद उसे 1 से 2 लाइन में बस एक्सप्लेन कीजिए। इसके बाद 3 के लिए भी आपको ऐसे करना है, एक्सप्लेन करना है, 4 के लिए भी आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, और 5th के लिए भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा, और टीचर जब देखेगा ना फीचर्स को, आपके फीचर्स को देखेगा कि अरे वाह, ये तो बच्चे को क्या कहते हैं पहले ही सारे पता है, वो उसने आपने ऑलरेडी शो कर दिया स्टार्टिंग में, एक्सप्लेन करा हो या ना कराओ, पर आपने फीचर 1 फीचर 2 फीचर 3 फीचर 4 फीचर 5 सही है, तो टीचर पहले इंप्रेस हो जाएगा कि इस बच्चे को फीचर्स आते हैं। तो फिर वो आपका एक्सप्लेनेशन इतना अच्छे से नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि जिस बच्चे को सारे के सारे हेडिंग्स फीचर्स पता है,
मतलब कि उसने एक्सप्लेनेशन भी उसका कहीं ना कहीं सही दिया ही होगा। तो वो ज्यादा आपका एक्सप्लेनेशन चेक नहीं करेंगे, आपको हेडिंग देखकर ही मैक्सिमम मार्क्स दे देंगे, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन के आपके ज्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे अगर बाई चांस गलत होता है एक्सप्लेनेशन तो, ठीक है। तो ये केस मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान रहे कि जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो पहले माइंड मैप बनाइए, देन उसके बाद ही उसका आंसर लिखिए, ठीक है। ये छोटे छोटे माइंड मैप है, बहुत ज्यादा इसमें आपको डीप नहीं जाना है, ओके। और बाकी आंसर्स अपने हेडिंग एंड सब हेडिंग्स इस चीज में जरूर लिखिए, ओके। तो ये चीज आपको समझ में आई कि किस तरीके से हमें पेपर को स्टार्ट कैसे करना है, कैसे हमें कौन से क्वेश्चंस कब अटेम्प्ट करने हैं, वो स्टेजेस को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये 10th एंड 12th सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिए पूरा एंड तक और अच्छे से समझिए कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब जरा आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है कि जैसे मेरी ये फर्स्ट शीट थी, ध्यान से देखिएगा पूरी खराब हो चुकी है, ये मेरी फर्स्ट शीट है। देन फर्स्ट शीट कंप्लीट होने के बाद मेरी फर्स्ट शीट यहां पर कंप्लीट होती है, जस्ट लुक एट दिस लाइन, इस लाइन तक मेरी फर्स्ट शीट कंप्लीट हो गई है, ओके। तो आपने करना क्या है, अपनी आंसर शीट के राइट कॉर्नर पर, राइट बॉटम पर, ठीक है, आप क्या लिखेंगे, PTO, कुछ इस तरीके से। आपकी फर्स्ट शीट फिल हो चुकी है पूरी, तो आप लिखिएगा PTO, ओके। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सीधा नेक्स्ट पेज पर अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। देन जब नेक्स्ट पेज का मान लीजिए कि आपकी शीट यहां फिल कंप्लीट हो चुकी है, देन वापस से PTO, हर शीट पर आपको PTO लिखना जरूरी है, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव बनाती है क्वेश्चन आपकी आंसर शीट को, ओके। और दूसरी चीज एक बात ध्यान रखिए, मान लीजिए कि आपकी आंसर शीट है और आपकी आंसर शीट का जो कवरेज एरिया है वो कुछ इस तरीके से है। हमें कवरेज एरिया बना लेते हैं, ये देखिए, ये आपका कवरेज एरिया, मतलब कि आप जो है आंसर, ये आपकी आंसर शीट है, इसके अंदर ही सिर्फ आपको आंसर लिखना है। तो मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करा, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस लाइन में यहाँ तक आ गया है। देन आपने क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करा, वो आपका यहाँ से और ये यहाँ तक आ गया है, ठीक है, यहाँ तक हमारा समझ लीजिए आ गया है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 27 करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपने करा, जब आप उसको करने बैठे तो आपका आंसर यहाँ आया, यहाँ जगह कम बढ़ गई है। अब आप क्या करेंगे, उसका आंसर नेक्स्ट शीट पे लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो यह बात ध्यान रखिए, ये वाली भूल आपने कभी भी नहीं करनी है, इसको रोकना है, ओके। अगर आपको लगता है कि कभी भी आपका स्पेस बच रहा है, तो इस स्पेस में आप क्या करेंगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना करें, जो भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है वो लेंथी है, इस स्पेस में नहीं आ पाएगा, तो उसे नेक्स्ट शीट से स्टार्ट करें। तो इसका बचे हुए का क्या करें, यहाँ पर ऐसे क्रॉस डाल दें, ऐसे एक लाइन डाल दें, ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा से लाइन डालकर दिखा रहा हूँ, ऐसे लाइन डालकर और यहाँ कॉर्नर पे लिखते हैं PTO तो आपने लिखना ही है। आगे बात समझ में, कुछ इस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी आंसर शीट को प्रेजेंट करना है। आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई होगी, आपको काफी कुछ इस चीज में समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। सो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियली ये वीडियो लगी है, सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो मिलते रहेंगे अपनी इसी तरीके की न्यू वीडियोस में, टिल देन बाय बाय।